हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चों आप लोगों ने SBTS 14 का पेपर दिया हुआ है और एज यूजुअल पेपर बहुत बढ़िया था और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और बच्चे हम लोग फिजिक्स के पहले 23 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। जैसा सिंह सर का हमारे विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत बच्चे हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहे कि एक वायर को स्ट्रेच करा गया है स्लोली 20%। आपसे पूछा है कि इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। चलिए पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमको फॉर्मूले में दिख भी रहा है। लेकिन जो अगर हम लोग रो की बात करें तो रो बच्चे क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। तो एक्चुअल में अगर हम रो के फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये जहां से फॉर्मुलेशन निकल के आता है वो ये आता है आपका, दैट इज एम अपॉन कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है आपका एन ई स्क्वायर टाउ। ये बच्चे आपका फॉर्मूला निकल के आता है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, यहां पे कहीं पे भी लेंथ और एरिया का टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब है कि आपका कुछ भी चेंज हो, लेंथ में कितना भी स्ट्रेच करा जाए, रेजिस्टिविटी में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। आते बच्चे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि 2 किलोवाट हार इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये 1 किलोवाट हार, ये किलोवाट हार होता क्या है। किलोवाट हार बच्चे एक यूनिट होता है जो हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं एक यूनिट को लिखने के लिए। अब अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो बच्चे एक यूनिट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका किलोवाट इंटू क्या होता है आपका 1 हार। तो चूंकि आपसे जूल में पूछा हुआ है तो आप जूल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। किलोवाट को हम लोग वॉट में लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, और एक हार को हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600, और एक इसमें आ जाएगा आपका जूल में। अब देखो यहाँ पे 10 टू पावर 3 हो जाएगा 10 टू पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर 5 जूल दे देगा। क्योंकि एक किलोवाट हार को हमने एक यूनिट बोला है, इसीलिए 2 किलोवाट हार को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, बस 2 से क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 इंटू क्या आएगा आपका 10 टू पावर 5 जूल। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आपका तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि सॉलिड स्विच है द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। आप जानते हो कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, इन जनरली मेटल्स वन थिंग इज वेरी क्लियर कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल विल इंक्रीज। और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं कि R इक्वल्स टू, ये होता है RT इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यही लिखा हुआ है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब यहाँ पे मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करें, मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, मेटल और कंडक्टर के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अगर हम लोग बात करें सेमी कंडक्टर में, तो सेमी कंडक्टर में आपका थोड़ा ये रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या रिवर्स प्रोसेस होता है कि आप टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, जिससे क्या होती है उस पर्टिकुलर मटेरियल की कंडक्टिविटी बच्चे क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा होगा तभी होगा पॉसिबल जब अल्फा क्या होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा। आप जरा देख लो भाई ऑप्शन में कि कौन सेमी कंडक्टर है और कौन कंडक्टर है। आयरन ये आपका कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, सोडियम भी आपका मेटेलिक है तो कंडक्टर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, तो दोनों का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बच्चे आपका 4th नंबर। चलिए बच्चे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। यहाँ पे इसका पावर दे रखा है और पोटेंशियल भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस हमको पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज VI। तो यहाँ पे करंट आपको पता नहीं है, रेजिस्टेंस सबसे पूछा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं V/R। तो यहां से क्या लिखोगे पावर को, दैट इज V स्क्वायर अपॉन क्या दे देगा आपको R। एंड आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस को, तो ये क्या देगा आपको V स्क्वायर अपॉन P।
तो पोटेंशियल आपको दे ही रखा है, इसको रख जाओ। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर अपॉन क्या देगा यहाँ पे पावर है 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू ये देगा आपको 10 टू पावर 4 अपॉन क्या आएगा आपका 10 टू पावर 2। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना देगा 4 इंटू 10 टू पावर, हम ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा ओम। तो इसी को आप लिख सकते हो 400 ओम, ये दे देगा आपको रेजिस्टेंस। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो तीसरा ऑप्शन देगा आपको जिसमें दिया हुआ है 400 ओम। कह रहे कि वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड, कह रहा है कि 220 वोल्ट दे रखा है एंड कह रहा है 60 वॉट ड्रॉप्स बाय द 2%। यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दे रखा है, इसका पावर भी दे रखा है। 2% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, कह रहे कि इसके पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हो रहा है 2% ड्रॉप हो रहा है। देन परसेंटेज रेटेड वैल्यू बाय विच पावर कुड डिक्रीज। तो ये आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली पावर, यहाँ पे पोटेंशियल का डिक्रीज दे रखा है। तो आप जानते हो कि बेसिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे आपने पढ़ा है, दैट इज V स्क्वायर बाई R। क्योंकि पर्टिकुलर अगर कोई वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कोई भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग इसको एरर डायमेंशन से करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये होगा आपका डेल्टा V बाई V। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा V बाई V मतलब आपका पोटेंशियल में ड्रॉप दे रखा है दैट इज 2%। तो यहाँ पे जब डेल्टा P अपॉन P निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 2%, मतलब ये आ जाएगा आपका 4%। तो 4% बच्चे क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अब जरा देख लेते हैं ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल हैविंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है आपको 15 इंटू 10 टू पावर -4 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, मोबिलिटी आपसे पूछी हुई है। तो मोबिलिटी को हम लोग अगर बात करें तो ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट VD, मतलब आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, ये होता है आपका मोबिलिटी। तो VD हमको दे रखा है कितना है आपका 15 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन हम लोग अगर फील्ड की बात करें तो ये भी दे रखा है दैट इज 2.5 इंटू क्या है आपका 10 टू पावर -10। तो अगर हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा सॉल्व करो तो क्या देगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर +10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू पावर 6। तो 6 इंटू क्या देगा आपको 10 टू पावर +6, ये आ जाएगा बच्चे आपका मोबिलिटी। तो देखो भाई कौन सा दे रहा है आपको 6 इंटू 10 टू पावर 6 मोबिलिटी, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी, देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया आपका स्मॉल r, और ये आपने पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जब करंट आपका फ्लो ना हो रहा है उस समय जो आपका सेल का पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं EMF। जब करंट बच्चे फ्लो होने लगता है इसके बाद आपका जो पोटेंशियल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है कि कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर। आपसे टर्मिनल वोल्टेज ही पूछा हुआ है बच्चे, वो क्या होगा। तो देखो एक बात क्या है, देखो एक बात तो क्लियर है कि टर्मिनल वोल्टेज आपका EMF से कम होगा। क्यों, उसका एक बेसिक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया हुआ है कुछ इन रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसके बाद आप जब पोटेंशियल को मेजर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 से कुछ ना कुछ कम देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 10 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पहली बात ये। ठीक है, तो 10 आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं करंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करंट की तो करंट बच्चे क्या होगा, ये होता है आपका E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि आपका नेट रेजिस्टेंस दोनों क्या है सीरीज में है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4 प्लस 1। ओवरऑल यहाँ से हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं 10/5, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो टर्मिनल वोल्टेज बच्चे क्या होगा V इक्वल्स टू E माइनस का कितना होगा बच्चे आपका IR। E आपको दे रखा है कितना है 10, माइनस का I कितना है 2, और R कितना दे रखा है आपको 1 ओम। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 वोल्ट। तो जो आपका पोटेंशियल आएगा
मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा वो कितना आएगा आपका 8 वोल्ट। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज और पैरेलल की बात हो रही है, तो सीरीज में हम जानते हैं अगर सीरीज में आपका रेजिस्टेंस है तो इसका जो नेट आता है वो क्या रहता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया सीरीज में। अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो जो R पैरेलल देता है वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट ये 1 अपॉन RP इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक सीधी सी बात याद रखो कि अगर आपके पास क्या है आइडेंटिकल रजिस्टर है, आइडेंटिकल रजिस्टर का मतलब क्या है बच्चे कि जिनका रेजिस्टेंस क्या हो सेम हो, तो हम लोग सीरीज में क्या लिखते हैं उसको, सीरीज में हम लोग लिखते हैं RS इक्वल्स टू, अगर हमने n रजिस्टर ले लिया तो उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में बच्चे आपका n रेजिस्टेंस का अगर वो कैसे है आइडेंटिकल, ये बात याद रखिएगा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चे R बाई n हो जाएगा। ये आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे कब वैलिड है, आपके रजिस्टर्स जो है उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। तो देखो भाई इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो जैसा क्वेश्चन में हमको गिवन है तो आर एस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 10 टाइम्स आपका आर हो जाएगा। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमको नेट आर दे दिया, कह रहे कि देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब देखो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें आरपी क्या देगा, ये आ जाएगा आपका R बाई 10, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि करंट इन इंक्रीज्ड n टाइम्स, करंट जो होगा वो क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा n टाइम्स। अब देखिए जब हम लोग करंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, अच्छा जब हमको ये नेट मिला है तो यहाँ से करंट निकालोगे तो क्या आएगा, करंट I इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू जानते हो आप IR होता है, तो हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बाई R। तो V आपका एज इट इज है उसको रहने दो, R जो नेट आया है हमारा कितना आया है 10R, तो ये हो जाएगा V बाई 10R। मान लेते हैं ये करंट क्या है आपकी I1, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरी करंट की, मान लेते हैं क्या है I2, पोटेंशियल आपका सेम, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा R बाई 10, ये 10 को ले आओ ऊपर तो क्या लिखोगे आप 10V बाई R आ जाएगा। एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि कितने टाइम बच्चे इंक्रीज हुआ है प्रीवियस वैल्यू का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग I1 के इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो एक काम कर लो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10 का नीचे ही कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये क्या बचेगा आपका V अपॉन 10R। अब जरा ध्यान से देखो V अपॉन 10R को क्या लिख सकते हो आप I1 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 टाइम्स आपका जो करंट है वो क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि n टाइम्स बोला है क्वेश्चन में, n टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब जो n का वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 100, मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चे आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो कह रहे हैं कि a set of n equal register value of R each are connected in series to a battery of EMF। देखो बैटरी कितना लगा है, इसका EMF दे रखा है आपको E, n कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे क्या है कैपिटल R। देखो ठीक है, कह रहा है द करेंट ड्रॉन इज I, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे आपको दे रखा है कैपिटल R, द करेंट ड्रॉन इज I। नाउ n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, then the current drawn from the battery those becomes, ये कह रहा है कि आपका 10I आपकी क्या हो गई बच्चे करंट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ n, आपसे पूछा है कि वो जो हम लोग नंबर ऑफ रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे वो कितना आपका वैल्यू आएगा। तो जरा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका भी जो नेट मतलब रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रजिस्टर का वो क्या है आपका कैपिटल R है। तो पहले तो भैया सीरीज में जोड़ दो इनको, जब सीरीज में जोड़ोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे RS इक्वल टू क्या देगा n टाइम्स R दे देगा। जब पैरेलल में इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका R बाई n आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखिए भैया पहली बार जो करंट आएगी वो क्या आएगी, I इक्वल टू क्या देगा यहाँ से करंट EMF हो गया आपका अपॉन यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR प्लस क्या होगा आपका R। अब कह रहा है कि दूसरे में मान लेते हैं कि ये करंट I है, दूसरे की करंट हम कंसीडर कर लेते हैं I डैश, इसमें जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E, नेट रेजिस्टेंस बच्चे क्या होगा यहाँ पे R बाई N प्लस क्या दे देगा आपको R। अच्छा ये वैल्यू हमको दे रखी है, तो जरा इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर जाओ। ये कितना है 10 टाइम्स ऑफ I इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे E अपॉन R अपॉन N प्लस क्या देगा आपको कैपिटल R। अब हम लोग ये I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं,
तो देखो क्या देगा यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ ई अपॉन ये आ जाएगा एन आर प्लस आर इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे ई अपॉन आर बाई एन प्लस क्या देगा आपको आर। तो ई से ई चला गया, आर हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आर से आर भी आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। तो 10 अपॉन क्या देगा आपको n प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या देगा आपका n ऊपर चला जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा आपका n प्लस 1। यहां से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं n के वैल्यू को। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो n का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या होगा आपका चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो n का जो वैल्यू देगा वो कितना देगा आपको 10 देगा। तो जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमको ऐड करने हैं ऐसे कंडीशन में वो कितने होंगे बच्चे आपके 10। देखिए की टर्म इसका यही है कि आपको नेट निकाल लेना है यहाँ पे कि नेट आपका कितना होगा रेजिस्टेंस और पैरेलल में। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे कह रहा है कि सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। तो देखो यहाँ पे दो आपको पोटेंशियल दे रखे हैं, एक का क्या है ये E2 है, ये क्या दे रखा है बच्चे आपको E1 दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे दो लूप बनेंगे। तो पहला लूप अगर हम लोग देखें तो ये बना लेते हैं यहाँ से, और चलिए इसी लूप को हम लोग जरा पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो भैया जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से आपको पता है एक रूल यहाँ पे फॉलो करना है कि हम लोग ये पाथ देखते हैं बच्चे कि ये इसका पाथ कैसा है। ये पाथ है कुछ ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। अब आप याद रखिएगा जब पाथ के अलोंग मतलब पाथ क्या हो आपका निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो तब आपको क्या कंसीडर करना होता है, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। तो पोटेंशियल पॉजिटिव है तो भाई लिख दो ये पोटेंशियल क्या हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब E1 आ गया। अब एक बात याद रखिएगा, देखो करंट का डायरेक्शन बच्चे ये है, करंट का जो डायरेक्शन है और जो पाथ का डायरेक्शन है जरा ध्यान से देखिएगा वो क्या है, सेम हो। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा बच्चे आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, आपको ये समझना है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का आ जाएगा I और ये क्या रहेगा आपका R। अब जरा करंट, हाँ थोड़ा सा करंट की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, करंट का क्या होगा। देखिए करंट इस वाले बैटरी से I1 आ रहा है, इधर से क्या जा रहा है I2 जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा बच्चे क्या होगा आपका, दिस इज नथिंग बट ये आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, ये आपको टोटल करंट देगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि यहाँ पे करंट कुछ आपकी I1 प्लस I2 आएगी और फिर से जो करंट होगा वो क्या होगा बच्चे आपका I1 इधर चला जाएगा और I2 इधर जाएगा। एक सिंपल सी बात मेरी याद रखो कि जितना हम करंट बैटरी से निकालते हैं हमको उतना ही करंट बच्चे वापस देना होता है, ये बात याद रखिए। तो वापस ही जाएगा तो I1 तो जाएगा इधर, I2 आपका इधर चला जाएगा। तो जब हम लोग I2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका I1 और क्या रहेगा आपका R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 0। अब जरा देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई देख लो जरा क्या दूसरे लूप की जरूरत पड़ेगी क्या। देखो भाई पहला ऑप्शन कह रहा है कि E2 माइनस I2 R2, जरा हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं E1 के रिस्पेक्ट में। तो E1 तीसरा देखो जरा, E1 माइनस क्या है I1 प्लस I2 कैपिटल R माइनस क्या है आपका प्लस का दे रखा है आपका I1 R1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस होना चाहिए, प्लस तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है, इधर चौथे पे आओ, ये क्या है आपका E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस क्या है आपका I1 R1 इक्वल टू 0। तो चौथा ऑप्शन ही बच्चे दे रहा है यहाँ पे आपको। तो चौथा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन को देख लेना तब आप सेकंड लूप में लगाना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड लूप में भी यूज कर सकते हो, सेकंड लूप आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देन आप वैसे भी देख सकते हो। तो आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया है बच्चे, क्या होगा आपका फोर्थ, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग दूसरे लूप में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देगा हमको E2 माइनस, जो कि पाथ हमने ऐसे ही कंसीडर करा है, तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, ये हो जाएगा कैपिटल R। और यहाँ पे जब हम वापस आएंगे तो क्या देगा आपको, चूंकि R है इसके बाद यहाँ पे आओगे तो क्या देगा आपको इक्वल्स टू 0, ये कुछ देगा आपको E2 माइनस I1 प्लस I2 R इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट लूप से ही आंसर आ जाएगा जो कि ये होगा। चलिए बढ़ते बच्चे आगे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग KCL, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा क्या होता है बच्चे आपका KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ अगर हम लोग करंट लॉ की बात करें
तो यहाँ पे क्या होता है आपका समेशन ओवर आई क्या होता है बच्चे 0। इसका मतलब ये है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट बच्चे आ रहा होता है उतना ही करंट क्या होगा बच्चे आपका बाहर जाएगा। ये करंट अगर इससे हम लोग बाहर बात करें तो ये करंट कुछ आपका ऐसे बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है जंक्शन रूल आपका। केवीएल की बात करें कि तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में उनके क्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होता है बच्चे आपका 0। मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है 0। अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये बच्चे किस पे डिपेंड कर रहा है आपका चार्ज कंजर्वेशन पे। दिस इज नथिंग बट ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, करंट की बात हो रही तो चार्ज कंजर्वेशन ही तो होगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये होता है बच्चे आपका एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ये एक दो बेसिक सी बातें बच्चे याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रेस्पेक्टिवली। तो देखो भाई जरा ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका तीसरा ही आ जाएगा। तो मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज इज ऑल द 4 आर्म्स हैव द इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। देखो कह रहे हैं कि चारों में क्या है इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सीन बाय द बैटरी। तो यहाँ पे भैया बना लो, देखो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं एक। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। यहाँ पे अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बैटरी, चलो एक ये भी लगा लेते हैं बीच में। ये कुछ ऐसा कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर इज आर, कैपिटल आर दे रखा है। तो भैया ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है आपका बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंसिंग में क्या होता है बच्चे कि ये वाली साइड सबका आर आर ही दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, मान लो कि ये P आपका है, ये Q है, ये क्या है आपका R है और ये क्या है S है। तो हम जानते हैं बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है, इट इज नथिंग बट P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाई S। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो मिडिल रजिस्टर होता है वो क्या होता है आपका क्रॉस हो जाता है। मतलब करंट नहीं आता है, उसका एक रीजन है कि इसके क्रॉस क्या होता है पोटेंशियल आपका दोनों तरफ सेम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गए बच्चे आपके सीरीज में हो गए और ये वाले क्या हो गए आपके ये भी सीरीज में। अब देखो कुछ ऐसा सॉल्व होके सीरीज में जब लाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2R। ये आपका सीरीज में आएगा तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 2R। अब इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा और इसको भी ऐड कर लो तो ये 2R और ये भी क्या दे दिया 2R। दोनों आइडेंटिकल हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लगाओगे आप R बाई N, तो कितना हो जाएगा 2। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा आपका R। मतलब यही आपका मतलब R ही दे देगा जो कि होगा बच्चे आपका तीसरा ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम लोग बच्चे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज इज 10 ओम। अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। बच्चे 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन में बहुत चेंज है नहीं, बस R की जगह 10 को यूज करा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका भी सीधे से आप आंसर बता सकते हो कि क्या होगा बच्चे 10 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो बैलेंस होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मिडिल वन जो आपका रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा नॉकआउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ दो ऊपर बचेंगे आपके ये वाले रजिस्टर्स। एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर ये हो गया। ऐसे ही हम लोग नीचे भी बना लेते हैं, एक रजिस्टर ये हो जाएगा और दूसरा रजिस्टर ये हो जाएगा। तो बस इनको सॉल्व कर जाओ तो ये क्या देगा 10 10 20 आ जाएगा। तो एक ये रेजिस्टेंस दे देगा बच्चे आपको 20 और नीचे वाला क्या दे देगा आपको, ये भी आ जाएगा आपका 20। बस इनको कनेक्ट कर दो और सॉल्व कर जाओ। ये आ जाएगा 20, ये भी आ गया 20। तो 20 20 क्या दे देगा आपका 10 दे देगा, पैरेलल में है चूंकि आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना होगा आपका 10 ओम। तो 10 ओम मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मीटर ब्रिज सोन इन द बैलेंस पोजीशन P अपॉन Q इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। If we now interchange the position of a galvanometer and cell, will the bridge work? क्या वर्क ब्रिज जो है वो वर्क करेगा? If yes, what will be the balancing condition? यदि ऐसा होगा तो क्या कंडीशन आएगा। देखो पहले ही आपको दे रखा है यहाँ पे कि P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे L1 अपॉन L2। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग की कंडीशन। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमको एक नल पॉइंट मिल गया, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप इसको यहाँ पे लगा लो और इसको आप इधर लगा लो, ठीक है, तो क्या होगा, ना ही यहाँ पे कोई नल पॉइंट चेंज होने वाला है, बट ये क्या हो जाएगा, ये वायर आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि नल पॉइंट तो आपको यहीं पे देगा। ठीक है,
क्योंकि आप सेम बैटरी लगाने वाले हो, तो आपकी कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका बैलेंसिंग कंडीशन आपकी बनी रहेगी और यही आपका क्या दे देगा, बैलेंसिंग कंडीशन देगा, जो कि क्या होगा आपका P अपॉन Q अपॉन L1 अपॉन L2। इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन द फोकल लेंथ आपसे पूछा हुआ है, फोकल लेंथ क्या होगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो अगर हम लोग बात करें फोकल लेंथ की, तो ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, और ये फॉर्मूला होता है आपका 1/R1 माइनस क्या होता है आपका 1/R2। अब देखिए कह रहा है कि डिप्ड इन अ लिक्विड, और बोला हुआ है स्पेसिफिकली हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, मतलब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है बच्चे, इक्वल है। तो अगर आप देखोगे इस सिचुएशन में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दैट इज ये देगा आपको 1 - 1, और इधर क्या आ जाएगा आपका 1/R1 माइनस क्या देगा आपको 1/R2। तो 1 - 1 मतलब 0, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे जो f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, अच्छा फोकल लेंथ ही आपसे पूछा हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि वो जो आपका लेंस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो आपका एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेन शीट मतलब उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है आपका, नेगेटिव होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चे फोकल लेंथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इट्स सिल्वर्ड ऑन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक आपका जो पोर्शन है वो क्या है बच्चे, प्लेन है, और दूसरा क्या है आपका कर्व पोर्शन है। देखो मान लेते हैं कि इसको क्या किया दिया गया है, बोल रहा है गया है, इसको कर दिया गया है बच्चे सिल्वर्ड। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं हम लोग सिल्वर्ड। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जब सिल्वर्ड की कंडीशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रे को फॉल कराते हैं। जब आप एक रे को यहाँ पे फॉल कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जरा फॉल कराओ तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन होगा, इस पे फॉल होगा, अब फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से क्या होगा आपका, कुछ ये रिफ्लेक्ट करेगी, देन बच्चे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि एक्चुअली ये कुछ ऐसा शो होगा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लस क्या होगा आपका ये प्लेन मिरर हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा। और यहां से जब आप क्या करोगे, रे को डालोगे, ये रे आपका जाएगा, यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंचेगा, फिर ये क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये फिर से क्या होगा आपका रिफ्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि दो बार यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ये वाला रिफ्रैक्शन और दूसरा क्या होगा, इधर से रिफ्रैक्शन होगा और एक बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ऐसे प्रोसेस की जो आपकी फोकल लेंथ आती है बच्चे, ये होता है आपका 1/f इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा fl, और क्या रहेगा यहाँ पे 1/f। अब ये कौन सा मिरर होगा, ये बच्चे प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं fp। और प्लेन मिरर, अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, तो प्लेन मिरर मतलब आपका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट हो जाता है। तो 1/इनफाइनाइट रखोगे तो ये टर्म बना देगा आपका 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया बच्चे आपका 0 हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/, अच्छा यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, f इक्वल्स टू ये होता है आपका r/μ-1। सिंपल सी बात है, ये याद रखो। अब यहाँ पे r क्या है, 10 दे रखा है, अपॉन म्यू कितना है, दैट इज 1.5, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 0.5, तो ये कितना देगा आपको 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू क्या देगा आपका 2/20। तो बेसिकली जो f का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ देगा वो कितनी आएगी बच्चे आपकी 10 सेंटीमीटर, जो कि होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड फॉर द वायलेट, ग्रीन एंड द रेड कलर्स, इट इज रिस्पेक्टिवली FV, FG एंड FR, वी विल गेट। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि वायलेट, ग्रीन और रेड के लिए आपसे पूछा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो F क्या होता है, दैट इज μ-1 1/R1 माइनस क्या होता है आपका 1/R2।
देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो बेसिकली साथ में कोई हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, जब आप रखोगे तो देखो क्या होगा, लैम्डा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, कुछ ऐसा देगा। मैं निगलेक्ट कर रहा हूं इस वैल्यू को, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोकस के टर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट, ये रिवर्स करने पे आएगा एक्चुअली आपका, क्योंकि यहाँ पे म्यू लिखा है ना तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा। हाँ एफ के लिए लिखेंगे तो आएगा ये आपका लैम्डा अपॉन क्या देगा आपको 1 माइनस लैम्डा। तो ऑब्वियसली पता है कि आपको रेड के लिए जो आपकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो लैम्डा क्या है बच्चे, ये आपका डिनोमिनेटर में भी है। तो जब लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो और भी स्मॉल हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा तो ये जो डिवीजन देगा वो और भी आपका ग्रेटर देगा। इसका मतलब है कि इसका फोकल लेंथ भी बच्चे क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो आपका जो फोकल लेंथ ऑफ द रेड कलर होगा वो आपको सबसे ज्यादा देगा, फिर आपके अदर कलर आएंगे। अब जरा देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो पहला दे रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर, तो पहला ही बच्चे हमें मुझे सही लग रहा है। दूसरा क्या है, ग्रीन टू रेड, तो ये तो गलत हो गया। फिर दोनों इक्वल, इक्वल तो बच्चे हो ही नहीं सकते। चौथा दे रखा है कि एफ ग्रीन इज लेसर देन और ग्रेटर देन और क्या है बच्चे, इक्वल। अगर ये लेसर ना लगा होता तो ये भी सही होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। देखिए कह रहा था हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म इफ द प्रिज्म, कह रहा है कि एंगल दे रखा है आपको 6 डिग्री है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5 देन द एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा हुआ है। तो यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चे दे रखा है आपको 6 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। और जब बहुत ज्यादा छोटा हो तो आप जानते हो जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो हम लोग साइन थीटा को लिखते हैं थीटा के इक्वल। ये एक बेसिक सी बात याद रखना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो फिगर को, यहाँ पे ये 90 डिग्री से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी 0 और ये जो R1 का वैल्यू हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्टेन एंगल से फॉल हो रहा है तो ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है R2 और ये एंगल हमने मान लिया क्या है बच्चे E, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब जरा ध्यान से देखो, आप जानते हो कि R1 और R2 और A के बीच में आपका एक रिलेशन होता है, A इक्वल टू क्या होता है आपका R1 प्लस R2। तो यहाँ पे A का वैल्यू दे रखा है 6, ये हो गया आपका 0 प्लस क्या आ जाएगा R2। तो R2 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से कितना दे देगा आपको 6 डिग्री आ जाएगा आपका R2 का वैल्यू। अब हम लोग इस वाले इंटरफेस पे लगा लेते हैं बच्चे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका, ये हो जाएगा म्यू, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इनटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ R2 इक्वल्स टू ये आपका एयर है, मान लेते हैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान क्या लेते हैं, होता ही है, ये होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ E। तो बस म्यू दे रखा है 1.5 और मैंने क्या बोला कि R2 बच्चे क्या है, जब ये एंगल बहुत छोटा है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, थीटा के इक्वल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे साइन E। तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री दे देगा आपको इक्वल्स टू साइन E। तो जब E का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, ये दे देगा आपको 9 डिग्री, मतलब 9 डिग्री ही आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। यहाँ पे भी आपसे एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है और क्या क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ऑफ द ग्लास इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका √3 दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे इस फिगर को, तो यहां से क्या हो रहा है, कुछ ऐसे फॉल हो रहा है और मान लेते हैं कि ये ऐसे चला गया यहाँ पे और ये क्या हो गया आपका कुछ ये निकल गया, ठीक है। आपको पता है कि ये एंगल कितना हो, मतलब ये आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब अच्छा ये 90 है, ये 60, 90, 60, 150, ये दे दिया आपको 30 डिग्री। ये पता ही है आपको कितना है 90 डिग्री, 90, 30, 120, 120 और 60 कितना हो जाएगा आपका, ये दे दिया आपका 180, ये दे दिया आपको 60 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 60 आ गया, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल ये कितना होगा, ये 90 में 60 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा। ये 30 आ गया, इसे मान लेते हैं क्या है E है। तो यहाँ से जरा सॉल्व कर दो, चूंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा μ1
साइन 30 इक्वल्स टू क्या देगा आपको μ2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन e। तो साइन μ1 दे रखा है आपको √3 है, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, μ2 एयर है तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। निकाल लो भैया यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस, तो क्या देगा यहाँ से √3/2 इक्वल्स टू क्या आएगा साइन ऑफ e। तो जो e का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा आपको 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इमरजेंस देगा वो क्या आएगा आपका 60 डिग्री। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका दूसरा। करेक्ट, या बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेड ग्रीन एंड द ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ रेड एंगल प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो देखो रेड ग्रीन और ब्लू का आपको दे रखा है, यहाँ पे रेड का कितना है μg इक्वल्स टू 1.39। इसके बाद आपको दे रखा है ग्रीन, मतलब हाँ ये म्यू रेड है एक्चुअली, तो ये म्यू रेड दे रखा है, दैट इज म्यू रेड ये है 1.39। इसके बाद ग्रीन दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है म्यू जी इक्वल्स टू है आपका 1.44 और म्यू ब्लू ये दे रखा है आपको दैट इज 1.47। ये दे रखे हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं कि एक यहाँ पे जो लाइट फॉल हो रही है बच्चे क्या है ब्लू है, ये क्या है ग्रीन है और ये क्या है बच्चे आपका रेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा अगर हम लोग इनको एक्सटेंड करें तो ये कुछ रे ऐसे आएगी, ठीक है, और ये रे कुछ ऐसे आएगी और ये क्या होगा रे कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये जो एंगल बनेगा, मान लो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एंगल बनेगा बच्चे क्या होगा आपका, ये सब सारे ही केस में क्या आएगा आपका 45 और क्या होगा बच्चे आपका 45 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर ये एंगल बच्चे क्या है आपका 45 डिग्री है तो हमको ये देखना है कि कौन सा कलर आपका रिफ्रैक्ट होकर बाहर चला जाएगा और कौन सा अंदर रहेगा। अच्छा, अंदर होने की जो प्रक्रिया है बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं TIR होना चाहिए। TIR मतलब क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जरा देखो आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल साइन C इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे दैट इज 1/μ। अच्छा, आपको पता है कि TIR के लिए जो जनरल कंडीशन है वो क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये अगर हम साइन लिख दें यहाँ पे तो साइन I इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चे साइन C होना चाहिए। अब साइन C को यहाँ पे रख जाओ तो साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्रेटर देन कितना देगा आपको साइन C। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/μ। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इस वाले इंटरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है 45 है। तो देखो भाई यहाँ पे वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2 इज ग्रेटर देन क्या देगा आपका म्यू। तो जो म्यू का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए √2 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब 1.41 से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। जब म्यू का वैल्यू क्या होगा 1.41 से क्या होगा बड़ा होगा तो आपका TIR होगा और जिसका छोटा होगा वो क्या देगा आपका रिफ्रैक्ट होके बाहर चला जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पे आपको दे रखा है म्यू जी दे रखा है 1.4144 और ये दे रखा है 1.47। मतलब जो ग्रीन और ब्लू है, मतलब ग्रीन और ब्लू अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ग्रीन और ब्लू दोनों ही कलर हमको क्या दे देंगे, ये ग्रीन ऊपर वाला ये ब्लू, ये क्या देगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देगा और जबकि ये क्या रे हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी रेड वाली, ठीक है। ये आपको समझना है। तो देख लो नॉट सेपरेट द 3 कलर्स एट ऑल, सेपरेट तो हो गया। सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, सेपरेट द ब्लू कलर, हाँ रेड कलर को अलग किया गया है क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर चला जाएगा, आपका जो ग्रीन और ब्लू है वो कहां रहेगा अंदर रहेगा। इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड ही हो जाएगा। अच्छा चलो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कह रहे सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम द रेड एंड द ग्रीन कलर्स, तो नहीं ब्लू कलर को नहीं सेपरेट किया, रेड को सेपरेट किया है। सेपरेट ऑल द 3 कलर्स फ्रॉम वन अनदर, तीनों कलर को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका दूसरा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है √3 देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है आपसे क्या होगा। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा मतलब हम लोग बात करें इस एंगल की तो क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये क्या है आपका √3 है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो प्रिज्म का तो हम लोग क्या यूज करते हैं साइन। ये फॉर्मूला क्या रहता है आपका दैट इज नथिंग बट डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन क्या रहता है आपका साइन ऑफ a/2, ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब ये दे रखा है आपको दैट इज √3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा साइन और इधर आ जाएगा डेल्टा m प्लस a अपॉन क्या देगा आपको 2। यहाँ पे जब रखोगे साइन a/2 मतलब क्या देगा आपको 30, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन 30। तो ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर,
जब इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा √3/2 इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए अपॉन क्या देगा आपको 2। ये लिखा हुआ है 60 का वैल्यू। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो 60 मतलब कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा आपका डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इक्वल्स टू दे दिया आपको 60। तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 120 और ए का वैल्यू आपको पता है कितना है 60। तो क्या लिखोगे यहाँ से 120 माइनस 60। तो ओवरऑल क्या देगा आपको 60 डिग्री आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो यही हो जाएगा बच्चे आपका पहला ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर और लेंस मटेरियल दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, पावर ऑफ द लेंस पूछा हुआ है। तो पावर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.5। अब आपसे पावर पूछा है तो एक काम करो जरा फोकल लेंथ निकाल लो यहाँ से। तो फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज म्यू माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 1/r1 माइनस क्या देगा आपको 1/r2। अब यहाँ पे r1 और r2 मतलब r2 क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, और r1 क्या होगा आपका निगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 1/f का वैल्यू तो ये क्या देगा, दैट इज म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा 2 बटे क्या दे देगा आपको 20। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10। तो 1/f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन क्या देगा यहाँ पे 10। इसको हटा दो तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसको एक काम करो ऐसे लिखा रहने दो, f इक्वल्स टू लिख दो आप 100/5 ऐसे रख दो। तो सॉल्व भी कर लो या तो, या क्या देगा आपको 20 आ जाएगा। अब जानते हो पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट 1/f और f मीटर में होना चाहिए, ये बच्चे सेंटीमीटर में आया है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100 ऊपर आ जाएगा आपका अपॉन ये हो जाएगा 20। तो ये क्या दे देगा आपको प्लस का 5 डायोप्टर दे देगा, जो कि होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आ जाएगा। तीसरे आप क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है कि कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ। इसको कह रहा है कि 2 सिमेट्रिकल हाफ में कट कर लिया गया, मतलब इसको जो है कुछ ऐसे कट कर दिया गया बच्चे, ठीक है। ये आपका ऊपर का हो गया, ये ऊपर को ऐसे कट कर दिया गया और ये नीचे को कट कर दिया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे दिखेगा, पहला पोर्शन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका ऊपर का पोर्शन हो जाएगा और ये क्या होगा आपका नीचे का पोर्शन। अब आपसे पूछे द पावर ऑफ द वन पार्ट, तो आपको पता है कि जब ये सिचुएशन आती है तो आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है सेम रहती है। फोकल लेंथ क्या होगा आपका, इसका f रहेगा और इसका भी क्या रहेगा आपका f रहेगा। तो जब फोकल लेंथ सेम है तो इसका पावर भी क्या रहेगा बच्चे अल्टीमेटली क्या होगा आपका सेम होगा। अगर ऐसा बोला जाता कि इसी लेंस को आपको क्या करना है वर्टिकली कट कर देना है, कुछ ऐसे कट कर दिया जाता तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती जस्ट डबल हो जाती, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टली जब कट किया जाता तो क्या होगा आपका कोई चेंज नहीं आएगा फोकल लेंथ में, तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चे आपके पावर में भी। तो ये थे बच्चे पहले के 23 क्वेश्चन और इसके बाद के क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराएंगे रोहित सर। सो थैंक यू सो मच बच्चों। चलो बच्चों ये आपका एसबीटीएस और इसमें क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टेक्ट एंड कोएक्सियल, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो जब 2 लेंस आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर देन कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है 1/f f1 प्लस 1/f2। एलसीएम हो गया f1 f2 और 1/f को आप लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। ये हो गया आपका, तो आपका 24 का सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड divergent lens is m times the focal length of lens, the linear magnification produced by lens. Linear magnification m बराबर v अपॉन u बराबर i अपॉन o।
बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू। ओके, और यहां पे बोला गया कि ऑब्जेक्ट और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो m टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, ये दे रखा है। हम लोगों ने फार्मूला उठाया, तो लीनियर मैग्निफिकेशन, डाउट ना हो। ये लो फार्मूला उठाते हैं, डाइवर्जेंट लेंथ लिखा है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव साइन के साथ। और यू की वैल्यू क्या दे रखी है, एम एफ, माइनस साइन कॉमन ले लिया, एफ कॉमन ले लिया, तो ये क्या आएगा 1/1 + m। तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर बात करें मिनिमम डिस्टेंस की, तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है आपका, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f डिस्टेंस पे रखा है, तो इमेज भी लेंस के दूसरी तरफ 2f डिस्टेंस पे बनता है। तो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस आपका 4f होता है। ओके, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे रियल इमेज के केस पे, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज आपका फोकस पे बन रहा है, अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में तो f और 2f के बीच में बन रहा है, तो इस केस पे वहां पे डिस्टेंस इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई थी, इस वजह से आपका आंसर क्या होगा 4f, और आपका ये फोर्थ ऑप्शन। 27, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, the radius of curvature of its convex surface is r, its focal length is। लेंस मेकर का फार्मूला, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R2 क्या ले लोगे आप, इनफाइनाइट ले लोगे, और R1 आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब पुट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे वैल्यू रख दो, 1.5 -1 अपॉन r, तो 1 अपॉन ऑफ 0.5 का मतलब हो गया 1/2r। तो f बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, तो 27 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, सॉरी इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इफ इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री, ये आई हो गया। देन द मिनिमम डेविएशन के केस पे आपने पढ़ा है डेल एम बराबर 2i माइनस ए 2 इंटू 45 माइनस 60, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो डेल एम आ गया आपका 30 डिग्री, एंड योर करेक्ट आंसर इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 28, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू and angle A is placed in the minimum deviation position. If the angle of minimum deviation is A, okay, then the value of A is in term of mu. Okay, क्वेश्चन में गिवन है कि जो डेल एम है वो A के बराबर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है और डेविएशन क्या है, मिनिमम है। तो जो आपने फार्मूला पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना होगा, म्यू बराबर ये हो गया,
यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, डेल एम की जगह ए पुट कर दीजिए, तो ऊपर आएगा साइन ए, नीचे आ गया साइन ए बाई टू। अब कोसाइन टू थीटा के फार्मूले से हम इसको ब्रेक करेंगे, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, म्यू बाई टू, ए बाई टू और क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। ए बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। देख लेते हैं कहां पे ऐसा लिखा है, टू कॉस इनवर्स, ये लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन होगा। सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन था आपका। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम। आपने डिफिनेशन में पढ़ा होगा कि इफ आर इज 90 डिग्री देन आई इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है रेयरर मीडियम पे, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। कि 30 का आपका कौन सा सही हो गया, थर्ड सही हो गया। चलिए, द फिनोमिना यूटिलाइज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब जो आपके मैसेज हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेजी से भेजने का जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। तो कुछ साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो ये जो म्यू होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और हम सबको पता है कि जो म्यू है वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है, जबकि रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। और जिसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा साइन की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, सबसे कम होगी। और साइन अगर कम होगा तो सी भी क्या होगा, कम होगा। तो आपसे पूछा था क्रिटिकल एंगल मिनिमम किसके लिए होगा, वो वायलेट कलर के लिए होगा। ऑप्शन में भी क्लियर कि वायलेट के लिए म्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। और जब म्यू सबसे ज्यादा होगा तो साइन सी क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब साइन सी मिनिमम होगा तो सी भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ, वायलेट कलर। 33, a plain glass slab is kept over various colored letters. The letter which appears least raised is। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये लाइट रे गई है और की। अब आप डेंसर से रेयर पे जा रहे हैं तो लाइट रे नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। अब अगर इसको पीछे की ओर हम लोग लेके आए तो कुछ ऐसी कहानी आई होगी आपके पास।
ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ होगा और ये आपका इमेज हुआ होगा, है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो म्यू होता है, म्यू, ये आपका एच हो गया, और जो आपका एपरेंट डेप्थ है वो एच डैश है। एपरेंट डेप्थ आपका एच डैश है और रियल डेप्थ क्या एच है, तो एच अपॉन एच डैश हो गया ये आपका। तो यहां से एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन म्यू, तो एच डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू। जिसका म्यू सबसे कम होगा, जिसका म्यू सबसे कम होगा उसका एच डैश क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसका एच डैश क्या होगा, सबसे अधिक होगा, मतलब वो सबसे ज्यादा क्या होगी, रेज्ड हुई होगी। तो म्यू सबसे कम किसका होता है, म्यू सबसे कम होता है रेड का। म्यू सबसे कम किसका होता है, रेड का। तो म्यू सब जो सबसे कम होगा रेड का होगा। तो जब रेड का होगा तो एच डैश सबसे ज्यादा होगा, और एच डैश की अगर हम बात करें, जैसे ये, तो कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है। अपर सरफेस से हम लोग देखते हैं, अपर सरफेस से हम लोग चेक करते हैं एच डैश। तो अगर हम बात करें तो जिसका एच डैश सबसे ज्यादा होगा वो बॉटम के बड़े क्लोज होगा, और यहां पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी। तो सबसे कम कौन उठा होगा, जिसका एच डैश सबसे ज्यादा होगा। यही तो मतलब हुआ। तो यहां पर म्यू सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, तो उसके लिए एच डैश सबसे ज्यादा होगा। और जो एच डैश सबसे ज्यादा होगा तो कौन सबसे कम रेंज होगा, जिसका एच डैश सबसे ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन चाहिए। तो 33 का आपका फोर्थ ऑप्शन। ओके, ये जिसके लिए एच डैश सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम उठा होगा, तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 34, absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3. The ratio of velocity of light in glass and water will be. Okay. अगर हम बात करें द रेशियो ऑफ, अच्छा, जी म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी, और ए म्यू डब्ल्यू कितना दे रखा है, 4/3, 3/2, 8/9। जी म्यू डब्ल्यू हो गया 8/9। और जी म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, वीजी अपॉन वी डब्ल्यू, वीजी अपॉन वी डब्ल्यू। कुछ उसी तरह जैसे हम लोग ए म्यू जी को क्या लिखते हैं, सी अपॉन वीजी, या 1 म्यू टू को क्या लिखते हैं, वी1 अपॉन वी2। तो सिमेट्रिक इसी तरह जी आ रहा है तो यहाँ पे वीजी होगा, तो हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, थर्ड होगा। तो 34 का आपका थर्ड सही है। 35, द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अगर रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट निकालोगे बच्चा, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आया, अगर 1 आया तो वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 2 resistors R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R. सीरीज पर है तो क्या होगा, आपका I सेम होगा, तो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R, H1 अपॉन H2 बराबर हो जाएगा R अपॉन 2R। Then your ratio is 1:2 and correct option is first. तो 36 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। The net resistance of a voltmeter should be large to ensure that। देखो वोल्टमीटर का काम होता है सर्किट के जैसे रेजिस्टेंस है, अगर इसके बीच में अपन वोल्टमीटर लगाएंगे तो ये हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। तो कोशिश यही रहती है कि जो करंट हो, मैक्सिमम करंट आर से पास हो, मैक्सिमम करंट आर से पास हो, और जब आर से मैक्सिमम करंट पास होगा तो जो ये रीड करेगा और जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो इस हिसाब से इट डज नहीं, ये तो गलत हो गया, इट डज नॉट ड्रा एक्सेसिव करंट, नहीं ये भी गलत है। इट कैन मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, ये इट डज नॉट अप्रेसिबल चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, हाँ बिल्कुल सही है कि जब रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो इससे जो बहने वाला करंट होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि आइडियल की हम लोग बातें कर सकते हैं, आइडियल पोटेंशियल, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहां पर कोई भी चीज प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होती ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, वेरी हाई हो। रेजिस्टेंस हाई होगा तो इससे करंट पास नहीं होगा, कम होगा तो, और जब मिनिमम करंट पास होगा तो सर्किट पे जो भी करंट पास होगा वो इस रेजिस्टेंस से पास होगा। तो ये जो वैल्यू मेजर करके देगा वो ओरिजिनल या एक्यूरेट वैल्यू की क्या होगी, क्लोज होगी। तो हिसाब से आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। 38, in a metallic conductor under the effect of applied electric field the free electrons of the conductor, जब मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, और ये बार बार पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराते रहेंगे, जिस वजह से इनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कॉम्प्लेक्स होगा, और उस कॉम्प्लेक्स पाथ को हम लोग कर्व्ड पाथ भी बोल सकते हैं। ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो कंडक्टर पे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो, इससे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, और इस मोशन के दौरान वो बार बार लैटिस के पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराते हैं, तो इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होके कॉम्प्लेक्स पाथ बनता है, उसको हम लोग कर्व्ड पाथ बोल देते हैं। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, हायर टू लोअर लिखा था, सही है। अगर हम बात करें, देखो ये स्ट्रेट लाइन लिखा है, ये नहीं हो सकता। 2 और 3 में जो सबसे सही, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो इन्होंने वेलोसिटी को भी इंक्लूड कर लिया, लोअर टू हायर को भी लिख दिया, है ना, और लेकिन इन्होंने पाथ नहीं लिखा, इन्होंने पाथ नहीं लिखा। जब इन्होंने पाथ नहीं लिखा और सेकंड वाले पे क्या लिखा गया, विथ इन कर्व्ड पाथ, हाँ तो इन्होंने पाथ नहीं लिखा, तो पाथ के साथ अगर सही ऑप्शन देखेंगे तो आप सेकंड होगा, मूव इन अ कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। 39, द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, which of the following curve represent the correct behavior। R बराबर होता है बच्चा ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, यहां पे R की वैल्यू पुट करो, रो बराबर हो जाएगा एम एफ अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बच्चा जो एन होता है, एन क्या होता है, बढ़ता है। जो एन होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन इंक्रीज होता है, टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जितना इसमें चेंज आ रहा है जितना इसमें चेंज आ रहा है, इसमें जो चेंज होता है वो इसमें होने वाले चेंज से क्या होता है, हाई होता है। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, एन का मिलेगा। और जब एन बढ़ रहा होगा तो रो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो घटती है, वो रेसिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। और इस हिसाब से ये आपका ये वाला रिलेशन होगा। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन है 39 का। चलिए 40, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम
its new resistance in ohm if stretched to 5 times its original length। देखो आपने स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पढ़ा होगा, तो वहां पे जो न्यू होता है वो n स्क्वायर इंटू आर होता है। n कितना दे रखा है 5, r कितना दे रखा है 5, ये आया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 125, तो आपका ये ओके। ये फार्मूला स्ट्रेचिंग पे ही लगेगा और तब लगेगा जब सिर्फ लेंथ पे चेंज हुआ हो तब। क्वेश्चन नंबर 41, a wire of resistance R is drawn out so that its length is increased by twice of its original length, the ratio of new resistance to original resistance। खींचा गया है, स्ट्रेचिंग की गई है, और जब स्ट्रेचिंग की जाएगी तो जो बनेगा आपका आर न्यू, तो 4R बनाना चाहिए। तो रेशियो या तो 4:4 या 4:1 ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो आपका 41 का कौन सा सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। वीडी बराबर होता है ए टाउ। ए होता है एक्सीलरेशन, सॉरी थोड़ा गला खराब है, फीवर आ रहा है, इस वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा बीच में मेरी खांसने से। हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सॉरी कि आप इसी तरह आज देख लीजिए। वीडी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाउ होता है यहां से, ठीक है। अब एक बात बताओ, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होता है वो डिक्रीज होगा। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, जिस वजह से सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होता है टाउ वो डिक्रीज होगा, और टाउ डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर। आई बराबर होता है NEAVD। यहां से VD बराबर हो जाएगा I अपॉन NEA। ये अच्छा, यहां पे प्रॉब्लम जानते हो क्या, सेकेंड स्टेटमेंट में अगर कांस्टेंट करंट बोल देता, सेकेंड स्टेटमेंट में अगर कांस्टेंट करंट बोल देता तो मैं 100% श्योर हो जाता कि VD प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो स्टेटमेंट सही है। उसने कुछ शब्दों पे कंजूसी कर दी, उसने कांस्टेंट करंट नहीं बोला, तो यहां पर थोड़ा डाउट का गलियारा हो गया, एक शंका हो गई, इस वजह से इस ऑप्शन को सही नहीं किया गया, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट करंट होता तो ये भी ऑप्शन क्या होता, सही होता, आपको फार्मूले से दिख भी रहा है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल टू द कंडक्टर। देखो ये ई दिख रहा था, सॉरी, अच्छा ये ए यहां पे मैंने गलत लिखा है, ये ए नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। अगर ई को मैं चेंज करूं, ये होगा, तो देखो यहां से VD प्रोपोर्शनल टू क्या दिख गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिख गया V, जबकि इन्होंने क्या बोला, डज नॉट डिपेंड ऑन बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप देख रहे हो इस फार्मूले से VD प्रोपोर्शनल टू 1/N। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये जस्ट पहले वाले का उल्टा लिख दिया, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये भी गलत हो गया। और ये क्यों गलत हो गया, सिर्फ एक शब्द की वजह से। कांस्टेंट करंट के लिए तो ये लाइन सही है, लेकिन वेरिएबल करंट के लिए लाइन सही नहीं है ना। तो फिर यहां पर जो सबसे अप्रोप्रिएट जो दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे, तो A एंड D, और A एंड D कहां लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा। तो 42 का आपका सेकंड सही होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 43, an aluminum wire is stretched to make its length 0.4% larger, then percentage change in resistance is, okay, सबको पता है R न्यू n स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अगर हम परसेंटेज एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो उसमें पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और वैल्यू ऑलरेडी बड़ी छोटी है, ठीक है ना। तो यहां पर जो परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, टू इंटू 0.4%, तो 0.8%, ओके। वैल्यू छोटी है, इस वजह से हम लोग परसेंटेज एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो 43 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो आपका एमीटर होता है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज पे कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल पे कनेक्ट होता है। अगर हम पैरेलल और फिगर चेक करें तो देखो ये सीरीज पर है, ये पैरेलल है, तो ये सही दिख रहा है। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रियोस्टेट है, ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आ गया, जबकि इसको कहां डालना था, सीरीज पे। यहां पर देखोगे तो ये वोल्ट मीटर आपका सीरीज पर आ गया, जबकि रखना कहां था, पैरेलल पे रखना, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर ये सीरीज पर आ गया वोल्ट मीटर, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, फर्स्ट है। तो 44 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स P, Q and R आर shown in figure, then net resistance will be maximum। कब मैक्सिमम, देखो यहां पे R दिख रहा है, ये R, ये तीनों पैरेलल पे हैं, तो इसका जब नेट निकलेगा वो हो जाएगा R/3। ये भी पैरेलल पे है, जब इसका नेट निकलेगा तो ये हो जाएगा R/2। अब आप देख सकते हो किस साइड पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो PQ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो 45 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ओके। तो बच्चा ये आपके SBTS के क्वेश्चन नंबर 24 से 45 तक का मैंने सॉल्यूशन कराया, और थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा, मेरी थोड़ा बीच में मुझे खांसी आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, पेपर देते रहिए, वक्त बहुत ही नजदीक है और आपको इस समय बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है, और एक दिन इस मेहनत से जब आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद को उस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं जो मुकाम आपको चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी अच्छी दुआएं आपके साथ है, अब इसी तरह लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर किसी पेपर के सोल्यूशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू।